मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं बनना ऐसी वाहियात प्रथा का हिस्सा। आप एक माँ होकर मुझसे ऐसी जिद कैसे कर सकती हैं? उस बंद कमरे के अंदर से रूही की आवाज आई। बाहर खड़ी उसकी माँ उसे मनाने की कोशिश में लगी हुई थी। रूही की माँ ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रही है रूही? पूरे नगर में सिर्फ 5 लड़कियों को ये न्योता मिला है। साल में एक बार मिलता है ऐसा मौका जहाँ पूरे देश से राजकुमार आते हैं। अगर तू जाएगी नहीं तो कोई राजकुमार तुझे पसंद कैसे करेगा? अरे किसी ने पसंद कर लिया तो तेरी भी जिंदगी सुधरेगी और हमारी भी। बात को समझ और जल्दी तैयार होकर बाहर निकल। लेकिन रूही फिर भी बाहर नहीं आई। उसे इस उत्सव से ज्यादा दिक्कत थी इस उत्सव के नियम से, जो ये था कि सभी लड़कियों को उत्सव के समय घूंघट ओढ़े रहना होगा। वो राजकुमारों को नहीं देख सकती और राजकुमारों को भी उन्हें घूंघट में ही पसंद करना होगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस नियम की असली वजह थी यहाँ के राजकुमार युवराज यमन, जिनका परिवार श्रापित था। अगर लड़कियों के बिना घूंघट ओढ़े राजमहल में ये उत्सव हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। तभी रूही की बहन विभा ने कहा, देख रूही, अगर आज तेरी वजह से देर हुई ना और मुझे किसी राजकुमार ने पसंद नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। मुझे तेरी तरह घिसी पिटी जिंदगी काटने का शौक नहीं है। चल अब जल्दी से बाहर निकल। लेकिन रूही अभी भी बाहर नहीं आई। रूही ने बिस्तर पर पड़े लहंगे की ओर देखा। उसके चेहरे पर शिकन थी और घबराहट से उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसका मन नहीं मान रहा था एक अनजान राजकुमार के साथ ऐसा रिश्ता बनाने का। लेकिन वो ये बात जानती थी कि जो भी राजकुमार उसे ले जाएगा वो इस राज्य को और उसके परिवार को बहुत सारा पैसा देगा। तभी बाहर का दरवाजा खुला और लड़कियों के पिता दामोदर दास घर के अंदर आए। दामोदर दास लकड़ी के व्यापारी थे, जहां आमदनी का नामो निशान धीरे धीरे मिटता जा रहा था। उसके पिता ने बड़े गुस्से में दरवाजे पर हाथ पीटते हुए कहा, बस रूही, अब बहुत हो गया। भूल गए युवराज यमन अपने अपमान का बदला कैसे लेते हैं? भूल गए तुम्हारी सहेली का क्या हश्र हुआ था जब वो राजमहल नहीं पहुंच पाई थी? क्या वही हश्र अपना और हम लोगों का भी चाहती हो? अगर हमारे बारे में सोचती हो तो अभी इसी वक्त बाहर निकलो, भग्गी आ चुकी है। दामोदर दास के इतना कहते ही रूही की माँ और बहन एक पल के लिए सहम गए थे। पिता के शब्द अब तक रूही के जख्मों को कुरेद चुके थे। उसकी हैरान आंखें वही खौफनाक मंजर याद करने लगी जो उसकी सहेली के साथ हुआ था। रूही कभी युवराज यमन से मिली नहीं थी, मगर उसके नाम से कांप गई। युवराज यमन का खौफ नगर के हर परिवार में था। अपनी सहेली के बारे में सोचते हुए डर कर रूही दरवाजे की तरफ आई और उसने दरवाजा खोला। रूही को बाहर आता देखकर उसके परिवार ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन तभी रूही ने बहुत ही हिचकिचाते हुए एक शर्त रखी, लेकिन अगर मुझे वो राजकुमार पसंद नहीं आया तो मैं उसे मना कर दूंगी, चाहे मेरा जो हश्र हो। रूही की शर्त सुनकर तुरंत ही उसकी माँ ने धमकाते हुए कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है, पता भी है तो क्या बोल रही है? राजमहल जाकर मना करेगी? मुझे तो लग रहा है आज ये लड़की हम सबको मरवाएगी। ठीक है, एक काम कर, तू ऐसा ही करना। अगर मार भी दिए गए तो कम से कम ऐसी घिसी पिटी जिंदगी से छुटकारा तो मिलेगा। इतने में पिताजी ने माहौल को संभालते हुए कहा, एक बार वहां चलते हैं रूही, फिर सोचते हैं। जाओ बग्घी में बैठो। पिताजी के इन शब्दों से रूही का मन तो शांत नहीं हुआ, लेकिन उसे समझ आ गया कि भलाई इसी में है कि वो अपने परिवार के साथ राजमहल चली जाए। बग्घी में बैठकर पूरा परिवार बाकी परिवारों की तरह महल के लिए रवाना हुआ। दामोदर दास के परिवार को बग्घी की सवारियां कम ही देखने को मिलती थी, इसलिए पूरा परिवार हर गुजरते लम्हे का पूरा लुत्फ उठा रहा था, सिवाय रूही के। वो उदास मन से अपने में ही खोई हुई थी। जहाँ नगर की बाकी लड़कियां और रूही की बहन विभा चटक रंग की साड़ियां और किराए पर लिए आभूषणों से राजकुमार को लुभाने के लिए तैयार थी, वही रूही की सादगी उसके पहनावे में झलक रही थी, जिससे उसकी माँ बेहद नाखुश थी। इस वक्त रूही के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। अगर किसी राजकुमार ने सच में मुझे पसंद कर लिया तो मैं क्या करूंगी?
अपनी मर्जी के खिलाफ जाऊं या परिवार की, दोनों में से कुछ भी करने में बहुत डर लग रहा है। समझ नहीं आता आखिर इस नगर का युवराज ऐसा क्यों है जिससे सब इतना डरते हैं। यही सब सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी बग्घी राजमहल के अंदर पहुंच गई। जैसे ही रूही के परिवार ने महल में प्रवेश किया, उन्होंने देखा सारी वधुएं घूंघट ओढ़े अपने परिवार के साथ उत्सव के लिए तैयार किए गए विशाल काय शामियाने की ओर बढ़ती जा रही थी। शामियाने के रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। वहां धीमी आवाज में सितार का संगीत सुनाई पड़ रहा था और शामियाने के द्वार पर महल की दासियां मेहमानों पर इत्र छिड़क रही थी। शामियाने में देश के हर कोने से राजकुमार इकट्ठा हुए थे। लंबे कद और सुडौल शरीर के ये राजकुमार इतने बेशकीमती लग रहे थे कि रूही की बहन विभा की नजर उन पर से हट ही नहीं रही थी। लेकिन एक इंसान की कमी थी शामियाने में, तारपुर के राजकुमार युवराज यमन की। युवराज एक ऐसे राजकुमार थे जो अगर इस शामियाने में आ जाए तो बाकी सारे राजकुमारों को पीछे छोड़ दें, लेकिन वो इसका हिस्सा कभी नहीं बनते थे। उनकी गैर मौजूदगी में हमेशा इस प्रथा का संचालन करता था उनका दाहिना हाथ सिराज। सिराज जानता था कि युवराज उत्सव में नहीं आएंगे, लेकिन प्रथा शुरू करने से पहले हर बार की तरह सिराज राजकुमार के कक्ष में गया। राजकुमार का कक्ष एकदम ठंडा था और चारों तरफ अंधेरा। खिड़की से बस चांद की रोशनी आ रही थी और उसी रोशनी में खड़ा था युवराज यमन, जो चांद की ओर देख रहा था। सिराज ने कहा, युवराज, प्रथा शुरू करने जा रहा हूँ, क्या इस बार आप शामिल होंगे? अपनी लाल आंखें सिराज की तरफ कर आवाज में खरज के साथ यमन ने अपना जवाब दिया, पता चल जाएगा तुम्हें। सवाल पूछने के बाद सिराज यमन से कुछ और भी कहना चाह रहा था। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए यमन से कहा, एक बुरी खबर है यमन, वो लाश जो हमने छुपाई थी उस लड़की माधवी की, उसका कुछ लोगों को पता चल गया है और वो लोग इस मामले को सबके सामने लाने वाले हैं। ये सुनते ही यमन के चेहरे पर गुस्सा था। उसने सिराज से पूछा, इस लापरवाही की वजह? सिराज ने यमन के गुस्से से डरते हुए कहा, लाश को ठिकाने तो लगाया था, पता नहीं ये कैसे हो गया। इतना सुनते ही यमन ने सिराज को वहां से जाने का इशारा किया। सिराज बिना कुछ और कहे वहां से चला गया और सीधा शामियाने में पहुंचा। शामियाने में सैकड़ों परिवार मौजूद थे और सिराज की इजाजत के बाद कार्यक्रम शुरू किया गया। घूंघट ओढ़ी लड़कियों को पालकियों में बिठा दिया गया और उन्हें एक एक करके राजकुमारों के सामने लाया गया ताकि राजकुमार उनमें से अपनी वधू चुने। रूही कुछ कदम पीछे हुई। उसकी तो इच्छा वहां से भाग जाने की हो रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। पालकियों को लाना शुरू किया गया और कुछ 2-3 लड़कियों के बाद बारी आई रूही की बहन विभा की, जिसके तुरंत बाद रूही की बारी आने वाली थी। जब विभा की पालकी राजकुमारों के सामने गई तो कोई राजकुमारों से अपनी वधू बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। कुछ देर किसी राजकुमार के आगे न आने पर सिराज समझ गया था कि विभा को कोई नहीं चुनने वाला था, तो उसने पालकियों की तरफ देखते हुए कहा, अगली पालकी लाई जाए। और जैसे ही रूही की पालकी को आगे लाया गया, दूसरी ओर से राजकुमारों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। चेहरा ना देख पाने के बावजूद हर कोई उसके यौवन से आकर्षित होता दिख रहा था, जिसे देखकर रूही की माँ ने रूही के पिता से कहा, देखना जी, हमारी बेटी को सबसे अमीर और नेक दिल राजकुमार मिलेगा। विभा ने देखा कैसे उसकी बहन के लिए राजकुमारों की भीड़ लग गई थी और उसके लिए कोई आगे नहीं आया। जलन से वो अपना चेहरा घुमाकर अपने परिवार के पास जा खड़ी हुई। वही राजकुमारों के उतावले चेहरे देखती परेशान होती रूही ने खुद से कहा, कुछ ऐसा हो जाए कि कोई बचा ले मुझे इन सब से। रूही सोचने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि परिवार की जिंदगी तो सुधर जाए, लेकिन उसका जीवन नरक बनकर रह जाए। तभी एक राजकुमार ने आगाज किया, ये सुंदरी मेरे साम्राज्य की बहू बनेगी। ये सुनते ही रूही के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी बेटी नगर की सबसे सुंदर लड़की थी और ये बात सब जानते थे कि एक दिन रूही किसी बड़े साम्राज्य की रानी जरूर बनेगी। लेकिन इतनी जल्दी ये होते देखकर सबके होश उड़ गए। लेकिन रूही ये सुनते ही टूट गई।
उसे लगा कि अब उसका भविष्य तय हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी दूसरी ओर से एक बहुत ही बुलंद आवाज आई, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरी रानी बनेगी। ये आवाज सुनते ही शामियाने में एक सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रथा के अनुसार जो राजकुमार पहले चयन कर ले वधु उसकी होगी। तो फिर ये कौन है जिसने इस नियम को तोड़ने की बात की? सिराज ने उस राजकुमार की ओर देखा। ये दूसरा राजकुमार रूही के यौवन को देखकर इतना ज्यादा आकर्षित हुआ कि उसने इतनी बड़ी बात कह दी। पीछे खड़ी रूही की बहन विभा को मन ही मन इस बात से जलन होने लगी कि कोई प्रथा को तोड़ मरोड़ने को तैयार था, वो भी रूही के लिए। दामोदर दास के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। इस दूसरे राजकुमार का बर्ताव उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दूसरा राजकुमार नशे में मदमस्त होकर अपने हाथों से बाकी राजकुमारों को पीछे करते हुए रूही के पास आने की कोशिश करने लगा। सिराज ने गुस्से में खड़े होकर कहा, राजकुमार, चयन अभी खत्म नहीं हुआ, आप अपनी जगह पर बैठ जाएं अभी। राजकुमार ने सिराज की बात की परवाह किए बिना कहा, अब तो मैं तभी बैठूंगा जब इस सुंदरी का रसपान कर लूंगा। इस पर सुजान के राजकुमार ने उसे चेतावनी दी, राजकुमार, तमीज से, प्रथा के हिसाब से हमने इस लड़की को चुना है। इस सभा बाकी राजकुमारों की कदर करें, वरना। राजकुमार का अहंकार हर किसी को दिखाई पड़ रहा था। वरना क्या, युद्ध छेड़ोगे? जानते हो किस साम्राज्य से हैं हम? जिस पर पहले राजकुमार ने अपनी आवाज और तेज करते हुए कहा, सुजान साम्राज्य किसी से नहीं डरता। हम जानते हैं आप नर्रई से हैं। आपकी हरकतों से साफ समझ आ रहा है। इस बात पर वहां मौजूद कुछ लोगों की हंसी छूट गई, जिसके बाद दूसरे राजकुमार ने म्यान से अपनी तलवार निकाल ली और की ओर भागते हुए कहा, हरकत तो अब दिखाएंगे हम। राजकुमार को अपनी ओर आता देखकर सुजान के राजकुमार ने भी अपनी तलवार निकाल ली। कुछ राजकुमारों ने नरई के राजकुमार को पकड़ने की कोशिश भी की, पर वो उन्हें तलवार मारता हुआ सीधा सुजान के राजकुमार के पास जा पहुंचा। दोनों की तलवारों की आवाज शामियाने में गूंजने लगी। वहां मौजूद महल के कुछ पहरेदार इस लड़ाई को रोकने के लिए आए और नरई के राजकुमार ने उन्हें भी जख्मी कर दिया। माहौल बिगड़ते देख सिराज ने एक दासी को इशारा किया कि युवराज यमन को इस बारे में खबर दी जाए। दासी जल्द ही युवराज के कक्ष में गई और दरवाजा खटखटाते हुए कहा, माफी चाहते हो युवराज, नरई के राजकुमार नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। यमन अपने कक्ष के अंदर ठंडे गोश्त की खुशबू के बीच बैठा हुआ था। कंधे तक बाल, लाल आंखें, चांदनी से नीली दिखाई पड़ती चमड़ी, और जिसमें खून ही ना बह रहा हो। जैसे ही उसने ये बात सुनी, वो एक झटके से खड़ा हुआ। उसने अपना काला लबादा ओढ़ा, मखमल के जूते पहने और शामियाने की ओर बढ़ने लगा। दूसरी तरफ उस शामियाने में रूही के माँ बाप रूही के लिए हो रही जंग से बुरी तरह परेशान दिख रहे थे। रूही की माँ ने रूही के पिता से कहा, ये सब क्या हो रहा है? हमारी बेटी को तो कुछ नहीं होगा ना? क्यों जी? रूही के पिता के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्हें भी अपनी बेटी की उतनी ही फिक्र हो रही थी जितनी माँ को। इतने में दासी ने शामियाने में आकर सिराज के कानों में कुछ फुसफुसाया, जिसे सुनकर सिराज ने ऐलान किया, सभी शांत हो जाइए। युवराज यमन अपने कक्ष से यहाँ के लिए निकल चुके हैं। भीड़ में लोगों में बातें होने लगी। क्या युवराज खुद यहाँ आ रहे हैं? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे आज से पहले किसी ने नियम भी तो नहीं तोड़ा। लोगों में एक हलचल मच गई। नरई का राजकुमार ये देखकर हैरान था कि अब चारों तरफ युवराज यमन की ही बातें हो रही थी। अब उस पर किसी का ध्यान नहीं था। मैंने युवराज को कभी नहीं देखा। सुना है उसे लोग पसंद नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि वो बड़ा खतरनाक है। रूही के कानों में जब लोगों की ये बातें पड़ी तो वो डर गई। इधर उधर देखते हुए, नजरें बचाते हुए वो चुपके से वहां से निकल गई और महल की ओर चली गई। दूसरी ओर युवराज यमन गुस्से में शामियाने की ओर बढ़ रहा था। चलते चलते जैसे ही रूही एक अंधेरे गलियारे से निकली, उसका घूंघट दीवार पर लगे भाले में फंसकर पीछे की तरफ खिंचा और उसके बाल लहराते हुए खुल गए। महल के अंधेरे गलियारे में चमकती रूही अपने घूंघट को छुड़ाने में लग गई, जिसके कारण उसकी पायल बजने लगी।
गलियारे से आती पायल की आवाज सुनकर युवराज यमन को एक अजीब एहसास हुआ। वो तेजी से उस ओर बढ़ा और उसने वहां पहुंचकर देखा कि एक लड़की जिसके कमर के नीचे तक खुले बाल हैं, अपना घूंघट छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। यमन उसे लगातार देखने लगा। काफी मशक्कत के बाद रूही ने भाले में फंसे घूंघट को निकाला और खुद से कहा, पगली, देख कर चल जरा, कपड़ा फट जाता तो। यमन ये सुनकर वहीं रुक गया, जबकि वहां शामियाने में सिराज उसका इंतजार कर रहा था। उसने ऐसी मासूमियत, ऐसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी थी। शामियाने में जाने के बजाय वो रास्ता बदलकर रूही के पीछे जाने लगा। रूही चलते चलते महल के थोड़ा और अंदर पहुंच गई। उसने अंदर से महल पहले कभी नहीं देखा था। उसने गौर किया कि यहाँ हर तरफ उजाला कम था। रोशनी के लिए मशालें उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। उसे ये बात समझ नहीं आई कि युवराज को अंधेरा क्यों पसंद होगा। और तभी रूही की नजर एक परछाई पर पड़ी। उसने पुकारा, हिमेर। वो शख्स इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर तुरंत मुड़ा और कहा, रूही, तुम यहाँ? हेमर की बात सुनकर रूही ने उससे कहा, यही सवाल तो मेरा भी है, तुम यहाँ कैसे? इन बातों से अनजान यमन थोड़ा दूर खड़ा रूही को उस शख्स से बातें करता हुआ देख रहा था। तभी यमन को पीछे से सिराज की बेचैनी भरी आवाज सुनाई दी। यमन, बाहर हंगामा मच गया है, तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात गंभीर थी, लेकिन यमन ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वो रूही को देख रहा था। सिराज ने पूछा, जल्दी बताओ मुझे कि क्या करना है। यमन ने रूही और हिमर की तरफ ही देखते हुए कहा, पता करो ये दोनों कौन है। सिराज ने जब उस तरफ देखा तो देखकर चौंक गया कि यमन जिसका पता करवाना चाह रहा था वो रूही थी, जिसके लिए शामियाने में इतनी बड़ी लड़ाई हो रही थी। अपनी बात कहकर यमन ने सिराज को वहां से चले जाने का इशारा किया। वही रूही से बात करने के बाद अब तक हिमर भी वहां से जा चुका था। रूही की खूबसूरती, उसकी आवाज यमन के दिल और दिमाग में गूंज रही थी, जिसके चलते उसने खुद रूही की ओर चलना शुरू कर दिया और रूही वहां से जाने लगी। चलते चलते अचानक उसे ठंड का एहसास हुआ। उसे अपने पीछे एक अजीब तरह की आहट महसूस हुई, जैसे कोई साया हर कदम उसके पीछे रेंगता हुआ आ रहा था। रूही ने तुरंत पलटकर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। डर के मारे उसने वापस शामियाने की ओर चलना शुरू कर दिया। तभी उसने रोशनदान से आती रोशनी से फर्श पर बनती परछाई पर गौर किया। वो पीछे मुड़ी तो सामने राजकुमार यमन खड़ा था। महल में घूमते हुए पकड़े जाने पर उसने तुरंत ही घूंघट ओढ़ते हुए अपना सिर झुका लिया। यमन ने रूही से पूछा, अनजान अंधेरी जगह में आप ऐसे अकेले घूम रही हैं? डर नहीं लगता आपको? रूही ने घूंघट संभालते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, डर? लेकिन किससे? वो भी राजमहल में? युवराज के चेहरे पर एक मुस्कान बरकरार थी। उसी मुस्कान के साथ उसने कहा, वैसे आपका नाम क्या है? रूही ने डरते हुए कहा, रूही। यमन उसे देखता रहा। उसके कानों में गूंजती रूही की आवाज, उसकी भीनी सी खुशबू, पायल की झनकार उसे रूही का दीवाना बना चुके थे। उसका पूरा शरीर बदलने लगा था। और तभी रूही ने देखा कि यमन के पैरों के नाखून बड़े होते जा रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। थोड़ी हिम्मत करके उसने ऊपर देखा तो यमन के हाथों के नाखून और दांत भी बढ़ते जा रहे थे। आंखें भयंकर लाल और बाल लंबे। धीरे धीरे युवराज यमन एक विशाल दरिंदे में तब्दील हो रहा था। ये देखकर अगले ही पल रूही के कदम पीछे हटने लगे और वो भागने लगी। भागते भागते उसकी धड़कनें तेज हो गई। डरती हाँफती वो शामियाने में सही सलामत वापस पहुंची। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या देखा। वो बार बार ये देखने लगी कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही थी। रूही की माँ ने गुस्से में उससे सवाल किया, कहाँ रह गई थी तुम? कब से ढूंढ रहे थे तुम्हें? रूही इस बात का जवाब देती कि तभी उसकी नजर सामने की ओर गई। शामियाने के एक छोर से चलता हुआ युवराज यमन अपने इंसानी रूप में वहां आया और अपनी गद्दी पर आकर बैठ गया। वहां मौजूद लड़कियों की ओर देखने लगा। सब लोग युवराज के वहां आने से चौंक गए थे और सबसे ज्यादा आश्चर्य रूही को हुआ। युवराज यमन ने उन दो राजकुमारों को देखा
जो रूही के लिए लड़ रहे थे। उसने देखा कि वहां तलवार से जख्मी पहरेदार पड़े हुए थे। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके महल में कोई और ऐसा करने की हिम्मत दिखा सकता था। गुस्से में यमन ने शामियाने में हर तरफ अपनी नजर घुमाई और फिर एक दमदार आवाज में कहा, ना नरई, ना सुजान, ये लड़की इस नगर से कहीं नहीं जाएगी। ये हमेशा इसी नगर में रहेगी और आज के बाद ये प्रथा नहीं होगी। उसके इतना कहते ही वहां हंगामा मच गया। इस ऐलान के बाद नरई का राजकुमार भी सोच में पड़ गया था कि आखिर वो रूही को कैसे अपनी वधू बना पाएगा। लेकिन युवराज ने अपनी बात कहने के बाद एक नजर रूही की ओर देखा और वहां से चला गया। ये बात सुनकर पहले से सहमी हुई रूही अब और ज्यादा सहम गई, क्योंकि वो युवराज का ऐसा रूप देख चुकी थी जो इंसान के आसपास भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युवराज यमन ने ऐसी बात क्यों कही। वो क्या चाहते हैं उससे? क्या ये उसके लिए किसी खतरे का आगाज था? तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए इस शो के साथ।